राक्षस की डायरी, भाग 1। रहस्यमय डायरी। कोलकाता की सड़कों पर हर समय रौनक रहती है। सुबह से लेकर रात तक यहां जिंदगी दौड़ती रहती है। ऐसी ही एक हलचल भरी दोपहर 22 साल की स्नेहा अपनी कॉलेज की क्लास के बाद घर लौट रही थी। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते समय उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े एक पुराने घिसे पिटे बैग पर पड़ी। बैग कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। स्नेहा को जिज्ञासा हुई। उसने बैग उठाया और खोल कर देखा। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक मोटी धूल भरी डायरी। कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राक्षस की डायरी। स्नेहा ने सोचा, ये क्या अजीब नाम है, कोई कहानी होगी शायद। उसने डायरी को अपने बैग में डाल लिया और घर चली गई। घर पहुंचते ही स्नेहा ने डायरी को साफ किया और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। स्नेहा को हंसी आ गई। उसने मन में सोचा, क्या ड्रामेबाजी है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। डायरी में एक अजीब किस्सा शुरू होता है। मैं एक राक्षस हूं। मुझे इंसानों से नफरत थी, लेकिन एक इंसान ने मुझे बदल दिया। ये मेरी कहानी है। स्नेहा को लगा ये किसी की काल्पनिक कहानी है, लेकिन लिखावट और भावनाएं इतनी असली थी कि उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। डायरी के पन्ने पन्ने पर एक रहस्यमय दुनिया का जिक्र था। राक्षस का नाम अरुष था। वो एक ऐसा प्राणी था जिसे इंसानों से दूरी बनाकर रहना सिखाया गया था। उसकी ताकत और गुस्सा उसे अलग बनाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब वो पहली बार एक इंसान से मिला। डायरी पढ़ते हुए स्नेहा को ऐसा लगा कि ये कहानी उसके शहर कोलकाता से जुड़ी हुई है। वहां कई जगहों के नाम थे जो उसने पहचाने, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। डायरी के 25वें पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने स्नेहा के होश उड़ा दिए। कोलकाता की सड़कों पर भटकते हुए मैंने एक लड़की को देखा। वो वही थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसकी जिंदगी अब मेरी डायरी का हिस्सा है। स्नेहा ने ठिठक कर डायरी बंद कर दी। उसे लगा जैसे ये डायरी उसी के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये तो सिर्फ इत्तेफाक है, मैं बेवजह डर रही हूं। उस रात स्नेहा को अजीब अजीब सपने आए। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में है और एक साया उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि डायरी उसके सिरहाने रखी हुई थी, हालांकि उसने उसे अलमारी में रखा था। स्नेहा के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो सोच रही थी कि डायरी को पढ़ना जारी रखे या उसे कहीं फेंक दे। लेकिन स्नेहा ने तय किया कि वो डायरी की सच्चाई जानकर रहेगी। अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, और अगर ये सच है। स्नेहा ने लंबी सांस ली और डायरी का अगला पन्ना पलटा। भाग 2, छुपा हुआ सच। स्नेहा ने अगली सुबह जल्दी उठकर डायरी पढ़नी शुरू कर दी। अब उसे डायरी में लिखी हर बात एक अजीब आकर्षण की तरह खींच रही थी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, अरुष की कहानी और भी दिलचस्प और खौफनाक होती जा रही थी। डायरी में लिखा था कि अरुष किसी छोटे गांव में पैदा हुआ था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके शरीर में एक अनजानी शक्ति थी। लोग उसे राक्षस कहते थे, क्योंकि उसके गुस्से में आने पर अजीब घटनाएं होने लगती थी। मुझे अपने जन्म का कारण नहीं पता था, डायरी में लिखा था, लेकिन लोग मुझसे डरते थे और मैंने इस डर को अपनी ताकत बना लिया। डायरी के अगले कुछ पन्नों में अरुष के बचपन और उसकी शक्ति के बारे में विस्तार से लिखा था। वो कैसे अपने गांव से भागा और कैसे उसने जंगलों में अकेले रहना सीखा। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। एक दिन अरुष ने लिखा था कि उसने पहली बार किसी इंसान से मदद मांगी। ये एक बूढ़ा साधु था जिसने उसे समझाया कि उसकी शक्ति को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो अपने जीवन का मकसद खोज सकता है। लेकिन साधु ने मुझे चेतावनी दी थी
डायरी में लिखा था, जो इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा उसे मैं कभी खुशी नहीं दे पाऊंगा। मेरी छाया उसके जीवन को नष्ट कर देगी। स्नेहा को यह सब पढ़कर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे लगा यह सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अरुष की दर्द भरी जिंदगी से सहानुभूति भी हो रही थी। डायरी के अगले हिस्से में अरुष ने कोलकाता का जिक्र किया। मैं उस शहर में आया जहां जिंदगी हमेशा भागती रहती है। यहां हर चेहरा अलग था, लेकिन हर कोई कुछ छुपा रहा था। अरुष ने लिखा था कि कोलकाता में उसने पहली बार एक लड़की को देखा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो भीड़ में अकेली लग रही थी, जैसे मैं था। मैंने उसके चेहरे को कभी भूलने की कोशिश नहीं की। स्नेहा को अब डायरी पढ़ने में डर भी लगने लगा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसका जिक्र डायरी में बार बार हो रहा है। डायरी के अगले पन्नों पर अरुष ने एक भूतिया घर का जिक्र किया था। मैंने एक पुराने मकान में शरण ली। ये घर बहुत अजीब था। इसकी दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने यहां अपनी पूरी जिंदगी लिख दी हो। मैं वहां रातें बिताने लगा, लेकिन मुझे वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। स्नेहा ने रुककर सोचा। उसे याद आया कि डायरी जिस बैग में मिली थी वो भी बहुत पुराना था। कहीं ये बैग उसी घर से तो नहीं आया, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। डायरी के आखिरी हिस्से में अरुष ने उस लड़की के बारे में फिर लिखा। मुझे पता था कि अगर मैं उस लड़की के पास गया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे देखा और मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई, लेकिन मुझे यह भी पता था कि उसकी तकलीफें अब शुरू होंगी। स्नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे वो डायरी का हिस्सा बन गई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने डायरी के अगले पन्ने पर एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर धुंधली थी, लेकिन ये किसी लड़की की थी। स्नेहा ने उसे ध्यान से देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़की, ये तो मैं हूं, स्नेहा ने बुदबुदाया। स्नेहा ने घबराकर डायरी को दूर फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने सोचा कि वो डायरी को फेंक देगी, लेकिन उसके मन में यह भी सवाल था कि अगर वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगी तो क्या होगा। डायरी का आखिरी पन्ना अब तक पढ़ा नहीं गया था। स्नेहा को पता था कि सच्चाई वहां छुपी हुई है, लेकिन क्या वो इसे पढ़ने की हिम्मत कर पाएगी? आखिरकार उसने डायरी को फिर से उठाया और अगला पन्ना पलटने की तैयारी की, लेकिन इस बार उसे एक नई उलझन का सामना करना पड़ा। डायरी के पन्ने अचानक से खाली हो गए थे। अब यह कैसे संभव हो सकता है? भाग 3, अधूरी कहानी। डायरी के पन्ने खाली देखकर स्नेहा का सिर चकरा गया। उसने उसे कई बार पलटा, लेकिन आगे के सारे पन्ने खाली थे। ऐसा लग रहा था जैसे डायरी की कहानी वही खत्म हो गई हो। लेकिन स्नेहा के मन में ढेरों सवाल उमड़ने लगे। क्या यह सब सच है? और अगर है तो मेरे बारे में इसमें क्यों लिखा है? स्नेहा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सब शायद उसकी कल्पना का असर है, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो डायरी को और गहराई से समझने की कोशिश करना चाहती थी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विवेक को यह डायरी दिखाई। विवेक उसका कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त था और वो किसी भी बात को गंभीरता से सोचता था। स्नेहा, यह डायरी अजीब है, विवेक ने कहा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि यह किसी पुरानी प्रेतात्मा या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। स्नेहा ने झुंझलाकर कहा, काले जादू की बातें छोड़ो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें मेरे बारे में क्यों लिखा है, और ये पन्ने अचानक खाली कैसे हो गए? विवेक ने डायरी को ध्यान से देखा और एक सुझाव दिया। इस पर कुछ अदृश्य स्याही का उपयोग हुआ हो सकता है। हमें इसे अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे देखना चाहिए। स्नेहा को विवेक का सुझाव सही लगा। उन्होंने एक साइंस लैब में जाकर
डायरी पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, और फिर जो सामने आया उसने दोनों के होश उड़ा दिए। डायरी के खाली पन्नों पर नए शब्द उभरने लगे। तुम इसे पढ़ने के लिए सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, हर जवाब के साथ तुम्हारे सवाल और बढ़ेंगे। डायरी के ये शब्द जैसे स्नेहा और विवेक से बात कर रहे थे। ये और भी रहस्यमय हो गया। डायरी ने आगे लिखा, जिस घर से ये डायरी मिली है वहीं से मेरी कहानी पूरी हो सकती है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं। स्नेहा और विवेक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये घर कहाँ है? स्नेहा ने पूछा। डायरी ने कोलकाता के एक पुराने इलाके का जिक्र किया, जहां एक हवेली के बारे में लिखा था। यह हवेली अब वीरान हो चुकी थी और लोगों का कहना था कि वहां आत्माएं रहती है। स्नेहा डर और उत्सुकता के बीच फंसी हुई थी। वो जानना चाहती थी कि डायरी की सच्चाई क्या है। विवेक ने उसे समझाया कि अकेले जाने की गलती न करे। हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन हमें पहले पूरी तैयारी करनी होगी, विवेक ने कहा। दोनों ने अगले दिन उस हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उस रात स्नेहा को फिर से अजीब सपने आए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है। उसके चारों तरफ साए घूम रहे हैं। एक गहरी, डरावनी आवाज आई, तुमने इसे पढ़ लिया, अब इसे खत्म भी करना होगा। स्नेहा की आंखें खुली। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके सिरहाने डायरी फिर से खुली हुई पड़ी थी। अगली सुबह विवेक और स्नेहा दोनों ने तय समय पर हवेली के पास मिलने का प्लान किया। वे एक टॉर्च, रस्सी और कैमरा भी ले गए। हवेली को देखना अपने आप में डरावना था। ये एक बड़ी, पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारों पर दरारें थी। चारों ओर सूखा पेड़ पौधा और सुनसान माहौल था। यहां कौन रहता होगा? विवेक ने धीरे से कहा। शायद कोई नहीं, स्नेहा ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया। ये जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, फर्श पर धूल और दीवारों पर अजीब निशान थे। उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया। हवेली का हर कोना जैसे एक कहानी बयां कर रहा था। फिर अचानक स्नेहा की नजर एक कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वहां कुछ है, स्नेहा ने फुसफुसाकर कहा। दोनों ने धीरे धीरे कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ रखा था। ये एक और डायरी थी। क्या ये उसी डायरी से जुड़ी हुई है? विवेक ने पूछा। स्नेहा ने धीरे से डायरी को उठाया। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन इसमें जो लिखा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। ये डायरी तुम्हारी है, स्नेहा। ये तुम्हारा अतीत है, जिसे तुमने भुला दिया है। स्नेहा के हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव है? क्या स्नेहा का सच इस डायरी में छुपा है? और इस रहस्यमय हवेली का राक्षस से क्या कनेक्शन है? कहानी और भी पेचीदा होती जा रही थी। भाग 4, छुपा हुआ सच। हवेली के कमरे में रखी उस दूसरी डायरी ने स्नेहा और विवेक के दिमाग को झंझोर कर रख दिया था। स्नेहा बार बार डायरी के पहले पन्ने को देख रही थी, जिसमें लिखा था, ये डायरी तुम्हारी है, स्नेहा। ये तुम्हारा अतीत है, जिसे तुमने भुला दिया है। विवेक ने उसके हाथ से डायरी लेकर उसे पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने के नीचे लिखा था, यह कहानी उसी दिन शुरू हुई थी जब तुमने उस राक्षस को पहली बार देखा था। स्नेहा के मन में हलचल मच गई। राक्षस? मैं? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। विवेक ने उसे शांत करते हुए कहा, स्नेहा, हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। शायद इसमें तुम्हारे अतीत का कोई संकेत हो। डायरी के अगले पन्ने पर एक जगह का नाम लिखा था, चंद्रपुर जंगल। साथ ही एक तारीख भी थी, जो लगभग 10 साल पुरानी थी। स्नेहा को यह नाम सुनते ही कुछ अस्पष्ट सा याद आया। चंद्रपुर जंगल का नाम उसके बचपन से जुड़ा हुआ था।
लेकिन वो साफ साफ कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। विवेक, मुझे लगता है कि मैं चंद्रपुर जंगल गई थी। शायद वहां कुछ हुआ होगा। मुझे यकीन है कि ये डायरी वही की बात कर रही है, स्नेहा ने कहा। विवेक ने सुझाव दिया, तो हमें चंद्रपुर जाना होगा। शायद वही तुम्हारे सवालों के जवाब मिले। दोनों ने तुरंत चंद्रपुर जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सुबह वे हवेली से बाहर निकले और ट्रेन से चंद्रपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते भर स्नेहा का दिल घबराहट और उत्सुकता के बीच झूलता रहा। चंद्रपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। चारों ओर केवल पंछियों की आवाजें और सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। स्नेहा, क्या तुम्हें यहां कुछ पहचाना हुआ लग रहा है? विवेक ने पूछा। स्नेहा ने चारों ओर देखते हुए कहा, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने ये रास्ता पहले देखा है, लेकिन सब कुछ धुंधला है, जैसे किसी अधूरे सपने की तरह। जंगल के भीतर चलते चलते वे एक खाली मैदान में पहुंच गए। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी देखकर स्नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। ये वही जगह है, स्नेहा अचानक चिल्लाई। कैसी जगह? विवेक ने पूछा। मुझे याद आ रहा है, मैं बचपन में यहां आई थी। लेकिन क्यों? मुझे याद नहीं। उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांकने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। स्नेहा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक काला पत्थर रखा था। तस्वीरों में एक छोटी बच्ची थी, स्नेहा। वो एक औरत के साथ खड़ी थी, जो शायद उसकी मां थी। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारी रक्षा के लिए हमें ये करना पड़ा। स्नेहा ने पूछा, ये क्या है? और मेरी मां ने ये क्यों लिखा? विवेक ने बक्से के अंदर से काला पत्थर उठाया। पत्थर को छूते ही झोपड़ी के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। यह पत्थर शायद किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ है, विवेक ने कहा। अचानक झोपड़ी के बाहर हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे और एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तुम यहां नहीं आनी चाहिए थी, स्नेहा। ये आवाज किसी गहरे, डरावने स्वर में थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज सीधे स्नेहा के दिल में गूंज रही हो। कौन हो तुम? स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी देखा था। तुमने मुझे आजाद किया था और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। स्नेहा और विवेक ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर से गूंजी। ये डायरी तुम्हें यहां तक लाने के लिए थी। अब कहानी आगे बढ़ेगी। झोपड़ी के अंदर रखे कागज हवा में उड़ने लगे और दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने घबराकर कहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों अंदर फंस गए। अब तुम सच्चाई से बच नहीं सकती, स्नेहा। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। वो आवाज फिर से गूंजी। क्या स्नेहा सचमुच अपने अतीत को भूल चुकी थी? और अगर हां, तो क्यों? उस काले पत्थर का रहस्य क्या है? झोपड़ी के अंदर फंसे स्नेहा और विवेक के पास कोई रास्ता नहीं था। और इस बार सवालों के जवाब उनके सामने आने ही वाले थे। भाग 5, अतीत की परतें। झोपड़ी के अंदर अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी थी। दीवारों पर बने चिन्ह जैसे जिंदा हो गए थे। वे चमकने लगे और उनके बीच से रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। स्नेहा और विवेक ने एक कोने में खड़े होकर उस नजारे को देखा। ये सब क्या हो रहा है, विवेक? स्नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह सामान्य नहीं है। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, विवेक ने जवाब दिया। लेकिन तभी दीवारों से गूंजती हुई वो डरावनी आवाज फिर सुनाई दी। भागने का कोई फायदा नहीं, स्नेहा। तुम्हें सच का सामना करना ही होगा। अचानक रोशनी ने पूरे कमरे को ढक लिया। कुछ क्षणों के लिए स्नेहा और विवेक की आंखें चौंधिया गई।
जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो वे खुद को झोपड़ी के अंदर नहीं बल्कि एक और ही दुनिया में पाए। ये एक पुराना गांव था। चारों ओर मिट्टी के घर थे और लोग साधारण कपड़ों में घूम रहे थे, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हर कोई किसी अज्ञात खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या है? हम यहां कैसे आए? विवेक ने चौंकते हुए कहा। स्नेहा चारों ओर देखने लगी। ये जगह मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैं इसे जानती हूं, लेकिन कब और कैसे मुझे याद नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में अनकहा दर्द छिपा था। उसने स्नेहा को देखकर कहा, तुम वापस आ गई। आखिरकार। हमें पता था कि एक दिन तुम लौटोगी। आप कौन हैं? और मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह को जानती हूं? स्नेहा ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कराया और बोला, तुम्हारा नाम स्नेहा नहीं है, तुम्हारा असली नाम शिवांगी है और तुम इस गांव की रक्षक हो। रक्षक? मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? स्नेहा ने हैरानी से कहा। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, ये गांव कभी शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर एक दिन राक्षस ने इस पर हमला किया। वो हमारी आत्माओं को निगल जाता था और हमारा सब कुछ तबाह कर देता था। हमने बहुत प्रार्थना की और तब तुम्हारी मां ने तुम्हें राक्षस के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। स्नेहा अब और भी उलझ गई। लेकिन मेरी मां ने ऐसा क्यों किया? और वो राक्षस कौन है? बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। तुम्हारी मां ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना। उन्होंने तुम्हें एक विशेष शक्ति दी जिसे केवल तुम इस्तेमाल कर सकती हो। और वो राक्षस, वो तुम्हारे बचपन का दुश्मन है। उसने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया था। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे तो ये सब याद भी नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारी यादें इस डायरी में छिपी हुई थी। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी यादें मिटा दी थी ताकि राक्षस तुम्हें खोज न सके। लेकिन अब वो जाग गया है और केवल तुम उसे रोक सकती हो। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक बड़ी काली छाया गांव के ऊपर मंडराने लगी। वो राक्षस था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उसकी गर्जना से पूरा गांव कांपने लगा। स्नेहा ने उसे देखकर कहा, ये वही है जो मेरी मां ने मुझसे बचाने की कोशिश की थी। अब मैं इसे और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे पास शक्ति है शिवांगी, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी सारी ताकत जुटानी होगी। स्नेहा ने झोपड़ी के अंदर से मिले काले पत्थर को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और स्नेहा को अपने अंदर एक अनोखी ताकत का एहसास हुआ। विवेक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं स्नेहा, हम इसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकती शिवांगी, मैं अमर हूं। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। ये मेरा गांव है और मैं इसे बचाऊंगी। अगले ही पल स्नेहा और राक्षस के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। स्नेहा ने अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस भी कमजोर नहीं था। हर वार के साथ वो और भयानक हो जाता। लड़ाई के बीच स्नेहा को एक बात समझ आई, राक्षस को केवल उसकी आत्मा से हराया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने सारे डर और संदेह से लड़ना होगा। क्या स्नेहा अपने डर पर काबू पा सकेगी? क्या वह राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? या ये लड़ाई किसी और अंजाम तक पहुंचेगी? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आने वाले थे। भाग 6, अंतिम लड़ाई। स्नेहा और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। राक्षस के हर वार के साथ स्नेहा की ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो रहे थे। उसके हाथ में पकड़ा काला पत्थर लगातार चमक रहा था, मानो उसे और शक्ति दे रहा हो।
विवेक एक कोने में खड़ा था। वो स्नेहा की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने चिल्लाकर कहा, स्नेहा, मैं कुछ कर सकता हूं? बताओ, मुझे कैसे मदद करनी है? स्नेहा ने जवाब दिया, विवेक, इस लड़ाई में सिर्फ मेरी आत्मा काम आएगी, लेकिन तुम मेरे साथ खड़े हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकती शिवांगी। मैं अनंत काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। स्नेहा ने गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी मां की बातों को याद किया, जो बूढ़े आदमी ने उसे बताई थी। राक्षस को हराने के लिए मुझे अपने डर और कमजोरियों को पीछे छोड़ना होगा। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को कसकर पकड़ा। उसके अंदर एक अनोखी शांति महसूस हुई। अचानक पत्थर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे गांव को रोशन कर दिया। राक्षस चीखने लगा, ये क्या कर रही हो? ये शक्ति तुम नहीं संभाल पाओगी। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारी ताकत डर पर टिकी है और अब मैं अपने डर को खत्म कर रही हूं। अब तुम मुझसे जीत नहीं सकते। वह रोशनी और तेज होती गई और राक्षस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी लाल आंखें अब बुझने लगी थी। उसने आखिरी बार स्नेहा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और पत्थर को राक्षस की ओर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर राक्षस से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। राक्षस एक तेज चीख के साथ गायब हो गया। पूरा गांव अचानक शांत हो गया। स्नेहा थककर जमीन पर गिर गई। विवेक दौड़कर उसके पास आया और उसे सहारा दिया। तुमने कर दिखाया स्नेहा, तुमने उसे खत्म कर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। हर किसी की आंखों में खुशी और राहत थी। बूढ़ा आदमी भी वहां आया और बोला, तुमने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तुमने हमारे गांव को बचा लिया। स्नेहा ने कहा, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, ये मेरी मां, इस गांव और उन सभी लोगों की लड़ाई थी जो इस राक्षस के खिलाफ खड़े हुए। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम्हारी मां जहां भी होंगी, वे तुम पर गर्व करेंगी। अचानक गांव के बीच में वो डायरी दिखाई दी। स्नेहा ने उसे उठाया। डायरी का आखिरी पन्ना अब बदल चुका था। उसमें लिखा था, शिवांगी ने राक्षस को हराकर गांव को बचा लिया। अब ये डायरी उसके साहस और बलिदान की कहानी है। स्नेहा ने डायरी को अपने सीने से लगाया और कहा, यह कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने अपने डर का सामना किया। गांव के लोग उसे धन्यवाद देते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। राक्षस का अंत हो चुका था और गांव में अब शांति लौट आई थी। स्नेहा और विवेक गांव से लौटने के लिए तैयार हो गए। चलते समय बूढ़े आदमी ने कहा, यह डायरी अब तुम्हारी है शिवांगी, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे साहस की याद दिलाती रहेगी। स्नेहा ने सिर हिलाया और डायरी को अपने बैग में रख लिया। वो और विवेक गांव से बाहर निकले और झोपड़ी के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे को पार किया, वे वापस कोलकाता की सड़क पर थे। चारों ओर वही हलचल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। विवेक ने हैरानी से पूछा, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक सपना? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सपना हो या सच, लेकिन इसने मुझे यह सिखाया कि हमारे अंदर की ताकत किसी भी राक्षस से बड़ी होती है। वो डायरी को देखकर मुस्कुराई। डायरी के पहले पन्ने पर अब एक नई इबारत थी, जो डर को हराए वही असली विजेता है। स्नेहा और विवेक ने एक बार फिर उस झोपड़ी की ओर देखा। झोपड़ी अब वहां नहीं थी, उसकी जगह एक खुला मैदान था। यह कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन स्नेहा के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वो उस साहस और आत्मविश्वास की प्रतीक थी जिसने अपने डर का सामना किया और जीत हासिल की।